हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा बाल व्यापार की समस्या है वो उसी क्षेत्र में, उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो भी उस क्षेत्र के लोग, इवन वहाँ से लेके छोटा नागपुर झारखंड के अधिकतम लोग जो हैं वो क्रिश्चियन समुदाय के हैं। वो लोग सामान्य तौर पर बड़ा दिन मनाने वहाँ जशपुर में और उस क्षेत्र में 25 दिसंबर बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो जितने लोग हैं सब बड़ा दिन मनाने 25 दिसंबर के आसपास वहाँ लौट के आते हैं अपने घर में। और जितने इस तरीके के लोग हैं जो इसमें एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो सब जब बड़ा दिन मना के जनवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में वापस जाते हैं तो हर आदमी 2-2 3-3 बच्चा अपने साथ में लेते हैं और ले जाके उसको वहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी को दे के उनसे एक मुश्त पैसा लेते हैं। यदि हम उस अवधि में थोड़े से सतर्क हो जाएं, यदि उस अवधि में हम इस चीज़ को तय कर लें कि हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे ठीक से चेकिंग करेंगे, हम किसी को भी जाने नहीं देंगे, तो बहुत सारे बच्चों को, यदि हमारी सतर्कता से एक बच्चा भी बच जाता है तो आप समझ लीजिए कि एक बच्चे का जीवन खराब होने से आपने बचा लिया। बहुत ही पुण्य का काम। तो यदि हम लोग सतर्क हो जाए तो हम लोग 50 बच्चों को बचा सकते हैं। और ये बड़े होशियार लोग होते हैं। ये अपने साथ जब बच्चों को लेके जाते हैं तो उनको पूरी पढ़ा लिखा के जाते हैं कि कोई पूछेगा तो बताना कि मैं तेरा मामा हूँ या चाचा हूँ और तू हमारा भतीजा है और हम तेरे को परिवार में साथ में ले जा रहे हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। अगर ऐसा बच्चा रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में या कहीं भी आपको दिखते हैं कि किसी जोड़े के साथ 2-3 बच्चे हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं, जो माता पिता कुछ और दिख रहे हैं, बच्चा और कुछ दिख रहा है फिजिक्स से, तो आप उस बच्चे को पूछिए तो पहली बार वो बोलेगा कि मेरा चाचा है और वो बोलेगा मेरा भतीजा है। पर दोनों को अलग अलग करके आप पूछेंगे कि तुम्हारा चाचा कहाँ रहता है, तुम्हारे चाचा के कितने बच्चे हैं, उससे पूछेंगे कि तुम्हारा भतीजा कहाँ रहता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल में जाता है, और फिर दोनों को क्रॉस चेक करेंगे तो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये ट्रैफिकिंग के लिए बच्चे को ले जा रहा है। तो उन क्षेत्रों में इस अवधि में हमको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा जो इसकी रोकथाम में हम कर सकते हैं इन्फोर्समेंट के अतिरिक्त, कि एक नियम है अप्रवासी कर्मकार अधिनियम। अप्रवासी कर्मकार अधिनियम ये बोलता है कि हर गांव में एक पलायन पंजी रखी जाएगी और उस गांव का कोई भी आदमी यदि कहीं भी बाहर काम करने के लिए जाएगा तो उसका नाम उस पलायन पंजी में दर्ज होगा, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, उसका नंबर क्या है, पूरा डिटेल। यदि पंचायत विभाग, हम लोग पंचायत विभाग के रूप में इसको तय कर लें कि हम गांव में इस बात का ऑडिट करेंगे कि हमारे गांव से कितने लोग बाहर हैं, विशेषकर कितने बच्चे बाहर हैं, और उनका रिकॉर्ड रखवाना शुरू कर दें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि, क्योंकि दिक्कत इस केस में ये है कि जो माँ बाप भेज रहे हैं वो भी रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है महीने का, उनको उसका जो वेतन है वो हर महीने 3,000-4,000 रुपया आ रहा है। तो माँ बाप रिपोर्ट नहीं करते तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। तो पंचायत यदि इस पे, जनप्रतिनिधिगण और पंचायत यदि सक्रिय हो जाएं, अप्रवासी कर्मकार अधिनियम की पलायन पंजी का संधारण ठीक ढंग से कर लें, तो भी हमको पता चल सकेगा कि हमारे गांव से कितने कम उम्र के बच्चे गांव से बाहर गए, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में 100% बच्चों की हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं। सब बच्चों का स्कूल में एडमिशन अनिवार्य है। 5 साल का हो गया बच्चा, स्कूल में सब बच्चों की शालाओं में नाम लिखा होता है। सिर्फ स्कूल के शिक्षक, शिक्षा विभाग भी ये यहाँ है, यदि ये तय कर लें कि कोई बच्चा यदि 2 महीने या 3 महीने से लगातार स्कूल नहीं आ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग कर दें कि साहब ये बच्चा थाने में एक रिपोर्टिंग कर दे या एसडीएम को रिपोर्टिंग कर दे कि ये बच्चा 3 महीने से लगातार स्कूल, या ये बच्ची 3 महीने से लगातार स्कूल नहीं आ रही है। सिर्फ अपन इतना ही कर देंगे तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो उस गांव में जाके यदि पूछ लेगी कि ये बच्चा कहाँ है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चा गांव में है या गांव में नहीं है। यदि गांव में नहीं है और 3 महीने से गायब है तो फिर चिंता की बात, फिर इस बात की संभावना है कि वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो स्कूल हैं गांव के, वो ऐसी जगह है जहां से हम ऐसे बच्चों
कि जो बच्चे मिसिंग हैं उनके बारे में हम जानकारी निकाल सकते। तो ये जब तक इसमें समन्वित प्रयास नहीं होगा, देखिए गांव लेवल पे काम करने वाले जो गांव लेवल पे लोग रहते हैं, गांव लेवल पे कौन रहता है? पहला आदमी रहता है गांव का कोटवार, दूसरा आदमी रहती है गांव की मितानिन, तीसरा आदमी रहता है गांव का पंचायत सचिव, चौथा आदमी रहता है गांव का शिक्षा कर्मी, पांचवा आदमी रहता है गांव का पटवारी, छठवां आदमी रहता है गांव का बीट आरक्षक, ऐसे करके सातवां आदमी रहता है गांव का पंच सरपंच। 8 एजेंसी है सरकार की जो उस गांव में काम करती है। इन 8 एजेंसी के लोग जो गांव में रहते हैं, यदि ये तय कर लें कि हम अपने गांव के बच्चे यदि मिसिंग हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे, तो यदि ये 8 एजेंसी हर गांव में रहती है, छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव में से एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें इस 8 एजेंसी के आदमी ना रहते हों। इन 8 एजेंसी को यदि सक्रिय कर दिया जाए कि आपके गांव में कोई बच्चा मिसिंग है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में पुलिस को ये बाध्यता कर दें हम कि अगर कोई बच्चा मिसिंग है तो उसको इंक्वायरी करेगी। यदि बच्चा अपने किसी रिश्तेदार के घर या घर में मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, यदि कहीं नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि वो बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। ये व्यवस्था बना लें तो कम से कम एक वातावरण पैदा होगा, लोगों में एक भय पैदा होगा, ट्रैफिकर्स में भी और पेरेंट्स में भी। दूसरा इसका जो एक पक्ष है वो ये पक्ष है कि ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां रोजगार की दिक्कत है और अशिक्षा है, साक्षरता की अपेक्षाकृत साक्षरता की कमी है और गरीबी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की या बाल व्यापार के शिकार आदमी हमेशा कमजोर वर्ग का व्यक्ति ही होगा। कमजोर व्यक्ति कौन है? सबसे कमजोर व्यक्ति वो है जो अशिक्षित है, जिसके पास पैसे की कमी है, जिसके पास बच्चे हैं, कमाने खाने वाला कोई नहीं है, माँ बाप के पास आय का कोई साधन नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में जब जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनके यदि कोई आदमी आता है और यदि ये बोलता है कि तुम अपने ये 2 बच्चे को हमको दे दो, तुमको 3,000 रुपया महीना एक बच्चे का मिलेगा, हर महीने मनी ऑर्डर आएगा, तो उसके लिए 6,000 रुपये बहुत बड़ी राशि होती है। और वो ये उसका दिमाग इस बात पे काम ही नहीं करता कि मेरे बच्चे के साथ आगे चल के क्या होने वाला है, और वो अपने बच्चों को दे देता है। तो इन बच्चों के लिए हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वहां जो बच्चे सबसे बड़ी संख्या में ले जाए जाते हैं वो हाउस हेल्प के लिए ले जाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भी हाउस हेल्प के लिए 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल की बच्चियों की जरूरत सभी घरों में। यहाँ का बच्चा दिल्ली ही जाए या बॉम्बे ही जाए या कहीं महानगर में जाके एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो यदि हम कुछ ऐसी व्यवस्था वहाँ कर जाए कि कौशल उन्नयन में हम वहाँ की लड़कियों को जो 16 साल 15 साल की हैं, उनको हम हाउस हेल्प की ट्रेनिंग दे दें कि मिक्सी कैसे चलाते हैं, माइक्रोवेव ओवन कैसे चलाते हैं, फ्रिज कैसे यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग कर दें। और कोई ऐसी अधिकृत रूप से एनजीओ या कोई संस्था हो जाए जो कौशल उन्नयन करके ऐसे बच्चों को का हिसाब रख ले और आगे चल के उन बच्चों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ उन बच्चों का प्लेसमेंट के लिए देने लगे छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। हाँ, यानी जिस रूप में भी है, केयर टेकर के रूप में डिमांड है, मॉल में सेल्स गर्ल सेल्स बॉयज़ के रूप में डिमांड है। तो जहाँ भी ऐसी डिमांड है उन विधाओं में, उन कार्यों की उनको कौशल उन्नयन में ट्रेनिंग दे दी जाए और अधिकृत रूप से कोई प्लेसमेंट एजेंसी, दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसी उनको कहीं दूसरी जगह फंसाए, उसकी जगह उसी के इलाके में कोई ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी अधिकृत रूप से बैठ जाए जो उनको उनके इलाके में, उनके राज्य में और सुरक्षित जगह में रोजगार उपलब्ध कराने लगे, तो हम बड़ी संख्या में बच्चों के इस तरीके से मानव व्यापार से बचा सकते हैं। तो छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन सबको उसमें मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें सभी विभाग स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें पुलिस स्टेक होल्डर है, इसमें शिक्षा विभाग स्टेक होल्डर है, इसमें श्रम विभाग स्टेक होल्डर है, इसमें पंचायत विभाग
स्टेक होल्डर है, इसमें महिला और बाल विकास स्टेक होल्डर है, इसमें स्वास्थ्य विभाग स्टेक होल्डर्स हैं, ये जितने विभाग हैं। और ये काम ऐसा नहीं है कि पुलिस या कलेक्टर या एसपी या कोई संस्था चाहे कि मैं क्रेडिट लेने के लिए ये काम करूं। ये क्रेडिट लेने वाला काम नहीं है, ये सबको मिल के करने वाला काम है। क्रेडिट किसी को भी मिले, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए, आउटकम आना चाहिए उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बाल आयोग ने इतना अच्छा सेमिनार इसमें आयोजित किया है, आप सबको बुलाया है, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम, यदि आप जिस क्षेत्र में, जिस पंचायत में पदस्थ हैं, आप जिस विकास खंड में पदस्थ हैं, आप जिस जिले में पदस्थ हैं, उस विकास खंड में, उस जिले में, उस पंचायत में भी आपने इसको ठीक ढंग से लागू कर दिया। यदि थानेदार जिस थाने में पदस्थ है, यदि पुलिस अधिकारी जिस सब डिवीजन में पदस्थ है, वो सिर्फ अपने थाने, अपने सब डिवीजन में ये तय कर लिए कि मैं इसको ठीक ढंग से लागू करूंगा, तो ही बड़ा प्रयास होगा। कोई इसमें बहुत बड़े प्रयास की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रयास से। वो एक रामायण में हम लोग पुरानी कहानी, किंवदंती कथा सुनते हैं ना, कि जब राम सेतु बन रहा था तो सब लोग उसमें भगवान राम के लिए पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक गिलहरी भी थी, वो अपने मुंह में थोड़े थोड़ा रेत दबा भर के वहाँ डाल रही थी। तो किसी ने पूछा उससे कि तुम्हारे इस दो दाने रेत से क्या सेतु बन जाएगा? तो उसने कहा कि मुझे भी मालूम है कि मेरे दो दाने से रेत से सेतु नहीं बनेगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि जब इतिहास लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि इस राम सेतु के निर्माण में मेरा भी योगदान था। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि यदि मानव दुर्विनियोग, दुर्व्यापार की कभी रोकथाम हुई छत्तीसगढ़ में और इसका इतिहास लिखा जाए, तो हम सबका नाम चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, हमको ये संतोष होगा कि हमारा भी योगदान इसमें है। उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। तो मैं फिर से अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, और आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरी तन्मयता से मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।